अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुना पाकिस्तान। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सुबह हो चुकी होगी आपकी, आपने सुना पाकिस्तान लगा लिया होगा, क्योंकि हम हाजिर हो चुके हैं आपके साथ बहुत सारी न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स शेयर करने के लिए। मैं हूँ नजफ राजा, मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। और नाजरीन, आज हमारी एनर्जी का लेवल ही और है, चूँकि आज 28 मई है और आज कौमी तारीख का एक अजीम दिन है। आज बहादुरी, गैरत और अज़्म से जीने का दिन है। आज कौमी तारीख का वो रोशन दिन है जो जुर्रत, इस्तक़लाल और कौमी खुददारी की रोशन अलामत है। आज एक जिंदा कौम की ललकार का दिन है जिसने दुनिया को बताया कि हम जीते हैं तो वकार के साथ और मर मिटते हैं तो इज्जत के लिए। आज यौम तकबीर है, कौमी तारीख का वो रोशन दिन जब पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया और अपनी जौहरी ताकत से दुनिया पर वाज़े किया कि गैरतमंद कौमें कभी मजबूर या कमज़ोर नहीं होती। नाजरीन, आज से 27 साल पहले चागी के संगलाख पहाड़ों ने वो नज़ारा देखा जो सदियों तक तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाता रहेगा, जब दुश्मन ने 11 और 13 मई को 5 एटमी धमाकों के जरिए बर्तरी जताने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने 28 मई सन 1998 को ऐसा दो टोक जुर्रतमंदाना जवाब दिया कि दुनिया शशदर रह गई। और आपको बताते हैं नाजरीन, दोपहर 3:40 पर चागी के पहाड़ों पे जब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई, जमीन कांपी, फजा गूंज उठी और पाकिस्तान ने यके बाद दीगरे 6 एटमी धमाके करके दुनिया को बता दिया कि हम जिंदा और पाइंदा कौम हैं। ये सिर्फ धमाके ही नहीं थे, ये दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाने की एक गरज थी। ये निहत्ते और मासूम कश्मीरियों की उम्मीद, मिल्लत इस्लामिया की सरबलंदी और पाकिस्तानी कौम की गैरत का ऐलान था। चागी की मिट्टी गवाह है कि उस दिन पाकिस्तान सिर्फ एक एटमी ताकत नहीं बना, बल्कि पहली इस्लामी एटमी कुव्वत और दुनिया की 7वीं बड़ी जौहरी ताकत बनकर उभरा। फिर इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान ने अपने दिफाई निज़ाम को जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी से लैस किया और इस वक्त शाहीन 3, बाबर 3, फतेह 1, फतेह 2, अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल और दीगर गाइडेड रॉकेट सिस्टम्स, F-16 और दोस्त मुल्क चीन के ताउन से तैयार करदा JF-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत का मजहर हैं, जिन्होंने हालिया जंग के अंदर दुश्मन को बावर करवाया कि अगर पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। आज कराची से खैबर, गिलगित से गवादर तक पूरी कौम यौम तकबीर को मिली जोश और जज्बे के साथ मना रही है और अपने कौमी हीरोज़ को भरपूर खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश कर रही है। आइए हम भी अपने हीरोज़ को सजदाए शुक्र से खराज तहसीन पेश करते हैं। उन साइंसदानों, फौजियों, इंजीनियर्स, मजदूरों और हर उस पाकिस्तानी को सलाम पेश करें जिसने लहू, पसीना और कलम से इस कारनामे पर मोहरे यकीन सब्त की। आज के दिन ये अहद करें कि हम इस अमानत ताकत को सिर्फ अमन की हिफाजत और जालिम के जुल्म को रोकने इस्तेमाल करेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी की नई मनाजिल तय करेंगे और अपने इत्तेहाद की वो जंजीर हरगिज ना तोड़ेंगे जिसकी खनक ने 28 मई को पहाड़ों में जलजला बर्पा किया था। ये है यौम तकबीर का पैगाम, एक गूंजता हुआ है कि हम थे, हम हैं और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया हमारे मौसस मेहमानों ने, दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब और आलमी उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब ने। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। अहमद साहब, अब यकीनन बड़ा आज का अहम दिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, बड़ा अजीम दिन है। बताइएगा ज़रा कितना सिग्निफिकेंट है और इसको मनाने का मकसद क्या है और कितना ज़रूरी है, इसकी अहमियत पर ज़रा बात कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 मई आज जो है पाकिस्तान में सजदे शुक्र बजा लाने का दिन है और ये वो दिन है, अजीम दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान की दिफा, पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी को 100% इंश्योर किया गया था। कैसे दुश्मन के साथ हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं जो इंतहाई मक्कार है और जिसने पाकिस्तान को कभी उसकी जो है वह हैसियत को माना नहीं है और एक रिविजनिस्ट स्टेट होने के नाते वो हमेशा भारत का जो कॉन्सेप्ट रखता है और अब उसको मजीद तड़का जो लगाया गया वो हिंदुत्व के आइडियोलॉजी से लगाया गया है। तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मुतहम्मिल एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान पे हमेशा एक वार करने के लिए जो तैयार रहता, तो उसके इरादों को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान ने 1998 28 मई को न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन हमारी दिफा के लिहाज से और इंडिया को अपनी जगह पे फिक्स करने के लिहाज से, हालांकि
पाकिस्तान में कोई एग्रेसिव डिजाइन नहीं है, किसी मुल्क के खिलाफ इसको इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं, ना ही इसको प्ले करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए हमने एक ऐसी क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस इस्टेब्लिश की है कि वो इंडिया को अपनी जगह पे औकात में रखती है और पाकिस्तान पे वो इंटरनेशनल बॉर्डर खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अब ये जरूर है कि इंडियंस अब कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो कि इस वक्त डिक्लेयर्ड नहीं है, उसके नीचे रहते रहते हुए कोई लिमिटेड वॉर की ऑप्शन को इस्तेमाल करे। लेकिन अभी आपने देखा कि 10 मई को जिस तरह ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के सिलसिले में पाकिस्तान ने कन्वेंशनल लेवल के ऊपर रिस्पांस जनरेट किया है, तो इंडिया की ये जो ख्वाहिश थी इसको भी जो है मनो मट्टी तले दबा दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत जो है और उसकी जो दिफा है वो नाकाबिले तस्खीर है, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उसका की पोलिटिकल लीडरशिप, नवाज शरीफ साहब और दीगर साइंसदान और इंजीनियर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से था या कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी से था, तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिनके मरून मिन्नत आज हम लोग अपने घरों में खुशी, अमन और चैन की नींद सोते हैं। अहमद सईद साहब, मैं उस वक्त में जाना चाहती हूँ, उस टाइम पे जाना चाहती हूँ, उस फेज में जाना चाहती हूँ जब चागी के पहाड़ों पे धमाके हुए। उस वक्त दिफाई और अस्करी सतह पर क्या रद्द-ए-अमल था? पहला रद्द-ए-अमल हमारा क्या था और हमारी कौम का, हमारे नौजवानों का जज्बा कैसा था? मैं आपसे वो जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, 1998 में मैं मेजर था और ये सुनने में आ रहा था क्योंकि हम वापस रिस्पांस करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि 11 मई को जो है वो इंडिया पहला एटॉमिक टेस्ट कर चुका था और तो फॉलोड बाय 13 मई। तो फिर 15 दिन 16-17 दिन का कोई गैप गुजर गया था। मुख्तलिफ आपके टीवी चैनल्स के ऊपर अखबारों में आ रहा था कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्रेशर को एब्जॉर्ब कर पाएगा या नहीं। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप ने तमाम की तमाम ऑफर्स को, जिसमें इकोनॉमिक ऑफर्स भी शामिल थी, बलाए ताक रखे और पाकिस्तान के दिफा को जो है वो सामने रखते हुए एक न्यूक्लियर वेपन जो डिवाइसेस जो है उसको टेस्ट किया था। तो उसमें जैसे आपने कहा कि क्या महसूसात थे, क्या हमारे एहसासात थे, तो जब वो पहला बटन दबाया गया था तो उसमें जो पहले एक साइंटिस्ट ने नारा लगाया था कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर की जो सदा थी उसने ना सिर्फ पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को कि दो हम कन्वेंशनली इंडिया को हैंडल करने के लिए बतेरे हैं, लेकिन फिर डिटरेंस क्रिएट करने के लिए अपने से 5 गुना बड़ी अफवाज को कि जिसकी डॉक्ट्रिन जो है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना रहता था, उसके खिलाफ हमारी एक बेहतरीन किस्म की डिटरेंस का जनरेट होना पूरी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। और मैं बीइंग अ यंग मेजर देन एक नई रूह थी, एक नई उमंग थी, एक नया एहसासे जो है वो सरशारी था कि हमने पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने एक नई जहत, एक नई जो है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, बड़े खूबसूरत अल्फाज में आपने बताया कि उस पर क्या जज्बात थे, एहसासे सरशारी भी था और एहसासे बर्तरी भी हमारे अंदर फिर पैदा हो गया मजीद। सर ज़रा मजीद हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो आपने बताया कि मुल्क के अंदर क्या माहौल था उस वक्त, खास तौर पे पूरी कौम के अंदर। ये बताइएगा कि 28 मई को जब पाकिस्तान की जानिब से एटमी धमाके किए गए और अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, तो आलमी बरादरी के हवाले से जानना चाहेंगे, खास तौर पर अमरीका, यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा का रिस्पॉन्स क्या था, क्या रद्द-ए-अमल था, किस तरह उन्होंने रिएक्ट किया और पाकिस्तान ने फिर उसको किस तरह से टैकल किया? लेकिन जब 11 और 13 मई को इंडिया ने 5 ये न्यूक्लियर डिवाइसेस को टेस्ट किया था, तो अचानक इंडिया की जानिब से बड़ी कोई एग्रेसिव किस्म की स्टेटमेंट्स जो कि बहुत इररिस्पॉन्सिबल थी, स्पेशली हमारे टू नेशन थ्योरी के मुतालिक कहा गया कि उसको हमने इंडियन ओशन में डुबो दिया है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को कहा गया औकात में रहना, फलाना, जिस तरह के अभी आप इंडियन मीडिया को देख रहे हैं, इसी किस्म की हाई पुस्तक भी उन्होंने क्रिएट की थी। पाकिस्तान ने इंटरनेशनली तमाम जो मेजर पावर्स थे, कैपिटल्स थे, उनकी तरफ देखा कि वो किस किस्म का रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। लेकिन 17 दिन गुजरने के बावजूद एक खामोशी थी, एक अनसीन सी खुशी जो मेजर पावर्स में थी, जो कि इंडिया को चाइना के मुकाबले में खड़ा करना चाहते थे। और जब पाकिस्तान ने तमाम उसके दरमियान में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने काफी ऑफर्स की, इस तरह यूके के प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो है ऑफर्स की इंडिया पाकिस्तान को कि हम रेस्टोरेंट का मुजाहरा करें, हम इस तरह की चीज ना करें, और हम इसके बदले आपको इकोनॉमिक फैसिलिटीज भी देंगे और आपको जो है वो आपकी सिक्योरिटी पे इंश्योर करेंगे। लेकिन हमने दिफा पे कंप्रोमाइज ना किया
और हमारी जो political बिल्कुल और ठीक। लीडरशिप थी, अहमद साहब हमने आपकी opt जानिब किया कि दोबारा हमको आएंगे। इतने अच्छे अली से साहब मुझे इनको- ये बताइएगा कि एटमी धमाकों के वक्त पाकिस्तान को जिन माशी पाबंदियों और सफारती दबाव का सामना करना पड़ा, उनके असरात किस तरह मुरतब हुए? उस वक्त इम्पैक्ट क्या था पाकिस्तान पर? जी, मैं समझता हूँ कि भारत ने हमारी तारीख में कई दफ़ा मई के महीने को चुना है, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन ये रही है, चाहे वो 1998 हो या 2025 हो, कि पाकिस्तान को जून में बजट देना होता है, IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाना होता है, रिलीफ चाहिए होता है, और अगर सियासी और जमहूरी हुकूमत है तो जाहिर बात है अगर कोई जंग में पाकिस्तान या कशीदगी की कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि फिर वो अवाम को रिलीफ नहीं दे सकेंगे, तो हुकूमत के लिए पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा रिस्पॉन्ड करना इंडिया के लिए। ये तवक्को उनको मई 1998 में भी थी और इस दफ़ा भी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी हमारी हुकूमत ने, फौज ने पाकिस्तान की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी को ज़्यादा अहमियत भी दी, लेकिन साथ ही साथ इस ज़ीरक सिफारतकारी जिसका अभी ब्रिगेडियर मिन्हास जिक्र कर रहे थे, उसका भी सबूत देते हुए इंश्योर किया कि इसकी कोई बड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट जो है अवाम पे ना पड़े। और ये बताना बहुत ज़रूरी है, ब्रिगेडियर मिन्हास भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो 9 से 10 गुना बड़ा भारत का दिफाई बजट है, उसके बाद और उसकी जो परमानेंट ख्वाहिश और ख्वाब है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का रवायती जारियत के जरिए से, उसके सामने ये एक कॉस्ट इफेक्टिव फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी है, जो कि उन 8 क्राइसिस ऐसे गुजर चुके हैं उन ब्रास टैक्स से लेके आज तक, जिसमें पाकिस्तान की एटमी सलाहियत की वजह से भारत जो है उसके जो मंसूबे हैं जारहाना वो नाकाम हुए हैं। और साथ ही साथ हमने बहुत जिम्मेदारी का सबूत देते हुए माशी नुकसान से भी पाकिस्तान को बचाया है। सिर्फ इस दफा का मैं आपको जदीद तरीन आपको एक्यूरेट फिगर्स दे दूं कि 10 मई 2025 की सुबह हर घंटे में पाकिस्तान ने भारत को $4 अरब का नुकसान पहुंचाया था। 4 घंटे में उनका $16 अरब का टोटल उनकी इकोनॉमी को लॉस हुआ था, जो कि एक बनिए की जहनियत रखने वाले के लिए ज्यादा बड़ा नुकसान है मिलिट्री लॉस के मुकाबले में। इस वजह से वो फौरन ब्रिटेन भागे भागे कि भाई हमारी तो राइजिंग इंडिया का इन्होंने पूरा जो तलिस्म है वो चुकनाचूर कर दिया है, तो प्लीज हमें हमारी फौज को भी पाकिस्तान से बचाएं और हमारी मईशत को भी बचाएं। और आज भारत और इसके नतीजे में एक बहुत बड़ी तब्दीली इस खित्ते में ताकत के तवाज़ुन में ये आई है 1998 की तरह, कि आज अमेरिका के ऊपर भी भारत की असलियत जाहिर हो गई है कि एक ऐसा मुल्क जिसको मैं चीन के खिलाफ एक आलमी ताकत के तौर पर खड़ा करना चाहता हूं, वो तो पाकिस्तान की रिटेलिएशन का 3-4 घंटे उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कल को ये चीन के खिलाफ क्या खड़ा होगा। तो ये तो सारी इन्वेस्टमेंट मगरबी ताकतों की भारत के ऊपर जाया हो गई है। तो वहां के जो संजीदा पॉलिसी साज हल्के हैं वो यकीनी तौर पर फ्यूचर जो न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक मिसाइल कॉपरेशन है भारत के साथ, उस पे नजरसानी करेंगे। और पाकिस्तान के लिए जियोपॉलिटिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली, जियो इकोनॉमिकली बहुत अहम और मुस्बत मौके पूरी दुनिया में अब सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने बड़ा अच्छा बताया कि आलमी दुनिया भी ये सोच रही है कि हमने जिस घोड़े पर दाव लगाया वो घोड़ा लंगड़ा भी है और आला नस्ल का भी नहीं है। अहमद सईद मिन्हास साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। सब जब भारत ने 1998 में हमने एटमी धमाके करके भारत पर अपनी बर्तरी जतला दी, साबित कर दी, खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर के हवाले से जरा बताइएगा, और उस वक्त पाकिस्तान की जानिब से एटमी धमाकों का फैसला किस हद तक नागुज़ीर था? अगर पाकिस्तान एटमी धमाके ना करता तो आज खित्ते में उसके क्या असरात होते? जी बिल्कुल, देखिए बैलेंस ऑफ पावर जो है, ये ताकत का जो बैलेंस था वो 1974 में जब पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया था, कि जिसको इंडिया ने इनिशियली नहीं माना था कि ये हमारा न्यूक्लियर डिवाइस टेस्टिंग है, बल्कि वो कहते थे कि माइनिंग के लिए और कैनाल्स को खोदने के लिए हमने ये किया है, लेकिन बाद में उन्होंने माना भी। लेकिन पाकिस्तान ने इस ताकत के तवाज़ुन को जो है उसको रीगेन करने के लिए जो है अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। जब 11 और 13 मई को इंडिया ने टेस्टिंग की थी, उसके बाद से उन्होंने बड़ा कैलकुलेट करके इसको देखा कि हमने किस तरीके से इसको टेस्टिंग करनी है, और हमने 28 और 30 जो है वो जो मई थी 1998 का हमने टेस्टिंग किया। तो उस वक्त उस दिन जो ये 17 दिन थे, इसमें इंडिया का ख्याल था कि हमने ताकत के तवाज़ुन को अपने फेवर में कर लिए, जो कि वो सैडली मिस्टेकन थे। हालांकि दुनिया को कुछ अंदाजा था कि पाकिस्तान ने तैयारी कर रखी और पाकिस्तान ने की भी थी। और जब हमने टेस्टिंग की थी तो दुनिया बहुत शदीद हैरान हुई थी, और आपने देखा कि उससे पहले कभी सैंक्शंस की बात नहीं हुई थी। जो 17 दिन जो गुजरे
11 मई से लेकर 28 मई तक, जब हमने टेस्ट की कोई सैंक्शंस की बात नहीं हो रही थी, कोई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इजलास को कॉल नहीं किया गया था, उल्टा पाकिस्तान में प्रेशर डाला गया था। लेकिन पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी अली साहब भी कह रहे हैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो जैसे हमने टेस्ट किया तो G8 ने भी सैंक्शंस पाकिस्तान पे लगाई, और सिर्फ 6 दिन के बाद 6 जून को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास, हंगामी इजलास बुलाया गया था। तो ताकत का तवाजुन पाकिस्तान ने अपने फेवर में किया, अपने कन्वेंशन लिहाज से भी फेवर में रखता है, अपनी ट्रेनिंग, अपनी जो जज्बा हुब्बुल वतनी, जज्बा शहादत से, इंटेंजिबल तरीकों से, और अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटरेंस उस वक्त से लेके अब तक इंटैक्ट है। और इसके साथ साथ उसकी सिक्योरिटी को देखते हुए हमने इंडिया को अपनी जगह पे रखा हुआ। अदरवाइज ये ऑपरेशन बुनियाद महसूस, ये जो ऑपरेशन सिंदूर था जो कि लिमिटेड लेवल के ऊपर लड़ा गया, ये इंटरनेशनल बॉर्डर खोल सकता था इंडिया, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर खोलने की जो प्राइमरी वजह है वो पाकिस्तान के ऑफ कोर्स कन्वेंशनल हमारी जो ट्रेनिंग है, ताकत है, उस लिहाज से प्राइमरीली हमारा जो फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है, ये क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस जो है उसकी वजह से नहीं किया गया। तो पाकिस्तान की सालमियत जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटरेंस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सेफ। बिल्कुल ठीक है। अली साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। जिस तरह कुछ देर पहले आपने उस वक्त के हालात का बड़ा अच्छे तरीके से जायज़ा लिया। अगर हम देखें, भारत को 1974 और 1998 के एटमी धमाकों पर कभी बड़ी पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो आलमी सतह पर सख्त दबाव का सामना करना पड़ा है। या ये आलमी सतह पर आपको लगता है ये दोहरा म्यार है जिसका आज भी पाकिस्तान सामना कर रहा है? ये दोहरा म्यार कब तक बरकरार रहेगा? क्योंकि हम देखते हैं ये पहलगाम वाले वाक़ये में भी भारत को कहीं ना कहीं छूट दी गई, हर चीज़ का सबूत होने के बावजूद भी। देखिए, ये एक बहुत तारीखी अफसोसनाक हकीकत है कि जो उसूल होते हैं ना, आलमी कानून होता है, उसके बारे में एक बड़े मशहूर फिलोसफर का कहना है कि जो आलमी कानून है ना, वो मकड़ी का वो कमजोर जाला होता है जिसको ताकतवर जो है वो रोन डालता है, लेकिन कमजोर कीड़े मकोड़े उसमें पकड़े जाते हैं। well said. तो इंटरनेशनल कानून बिल्कुल ऐसे ही है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को दबाव डालने के लिए बड़ी ताकतें इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अभी फलस्तीन में जो 60,000 लोग शहीद हो गए हैं तो उस पर कोई जू भी नहीं रेंगती, सिक्योरिटी काउंसिल में एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं आता। ठीक है, तो असल में जो सबसे इम्पोर्टेंट सबक 28 मई हो या 10 मई 2025 हो, उससे हमने दुनिया के सामने ये दिया है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात। तो कमजोर को दुनिया में आप उसूल पसंद हों, कानून का एहतराम करते हों, आलमी बरादरी के साथ खड़े हों, लेकिन अगर कमजोर हैं तो फिर आपका वही हशर होगा जो कि फलस्तीन का हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको अपने, हमने भी, मैं बताना चाहूंगा खुल के, 65 और 71 के तकलीफ दे तजुर्बे के बाद ये सीखा कि हमारा कोई एलाई, हम भी सीटो सेंटो के एलाई थे 65 में अमेरिका के, तो हमारी तो स्पेस भी बंद कर दी उन्होंने। तो फिर हमें हमारी गलतफहमी दूर हुई कि हमें अपने कुव्वत बाजू पे भरोसा करना पड़ेगा। 71 के नुकसान के बाद हमने ये मुल्तान कॉन्फ्रेंस में 1972 में फैसला किया कि हमने अपनी इफरादी कुव्वत, अपने वसाइल को एटमी डिटरेंस और सलाहियत में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अब हम अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए किसी कौम पे भरोसा नहीं कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो फैसला है जिसकी वजह से दुनिया की 193 ममालिक में सिर्फ 9 रियासतें ऐसी हैं जिन्होंने ये सलाहियत हासिल की है और हम आलम इस्लाम की वाहिद ताकत हैं। और फिर मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ दो और क्विकली मामलात से। एक तो ये कि चाहे 1974 हो स्माइलिंग बुद्धा या 1998 हो, जिस तरह बिगे साहब ने बताया 11 और 13 मई के भारतीय टेस्ट हों, या 7 और 10 मई की भारत की नाकाम हमले की कोशिशें हों, हमेशा भारत ने बदकिस्मती से पाकिस्तान की पावर को अंडर एस्टिमेट किया है। बिल्कुल, इस बार भी ऐसा ही हुआ सैयद मोहम्मद अली साहब, लेकिन जो है फिर भारत को मुंह की खाना पड़ी। इसलिए कहते हैं कि अपने दुश्मन को कभी अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो नाज़रीन, आप भी आज के दिन को भरपूर तरीके से मनाएं, सेलिब्रेट करें। फ़ख्र का लम्हा है, फ़ख्र का दिन है हमारे लिए। सड़कों पर निकलें, रैलियों में शिरकत करें, और साथ ही साथ जो नौजवान हैं, जो सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं, वो ख़ास तौर पर बहुत सारा जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और इस हवाले से बहुत सारे पैगाम दें, क्योंकि ओवरऑल पूरी दुनिया में इसका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाता है। बिल्कुल नाजरीन, और इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
सुनो पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की एक ऐसी काबिल खातून की जो ना सिर्फ साइंस की दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुकी हैं, बल्कि समाजी मैदान में भी अपनी खिदमात से कई जिंदगियां बदल चुकी हैं। जी हाँ, हम बात करें पाकिस्तानी निजात फ्रांसीसी न्यूरोबायोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर की डॉक्टर नगमाना कियानी की, जिन्हें हाल ही में फ्रांस के दूसरे बड़े सिविल एजाज से नवाजा गया है, जो पाकिस्तान के लिए भी एक एजाज की बात है। तो इस वक्त डॉक्टर नगमाना कियानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, हमारी टीम की जानिब से, इदारे की जानिब से। हम आपसे आपके अवार्ड के बारे में जानना चाहेंगे कि कितना मानी रखता है ये आपके लिए पर्सनली, प्रोफेशनली। अपने इस एजाज़ के बारे में भी ज़रा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों एंड ऑल ऑफ माय फैमिली ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तानी माशाल्लाह पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। बच्चे, ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, मैं बार बार डिफरेंट इंटरव्यूज में ये कह चुकी हूँ। ये बच्चे, ये आप सबका है और सबसे पहले मेरे पेरेंट्स का है, जो उन्होंने इन परदेश में रखी। क्योंकि मैं जब इधर आई थी तो आई वाज 12 और एक लफ्ज भी फ्रेंच का नहीं आता था। तो यू कैन इमेजिन के एक नई जिंदगी स्टार्ट करना, अगर उन्होंने हिम्मत अफजाई ना की होती, मेरे टीचर जो यहाँ पे है उन्होंने मेरे सपोर्ट ना किया था, तो आज मैं इस जगह पे ना होती। तो इस मुल्क में रह के अपने पाकिस्तान में जो मुझे अवार्ड देने आई थी, तो उन्होंने बहुत प्यारी स्पीच की और उस स्पीच में से उनका एक बहुत प्यारा जुमला था। उन्होंने कहा था कि आज पाकिस्तान की बेटी को अवार्ड दिया जा रहा है। हाँ, तो यू कैन इमेजिन कि मेरे आंसू उस वक्त नहीं थम पाए। डॉक्टर साहिबा, आप पाकिस्तान की बेटी हैं, पाकिस्तान की पहचान है, आपने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और हम यही उम्मीद करते हैं कि जिन जिन लोगों को आप ट्रीट करती हैं, पढ़ाती हैं, जिनकी आप तरबियत करती हैं, वो भी आप जैसे बने। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि न्यूरो साइंस जैसे पेचीदा शोबे में आपका आने का ख्याल कैसे आया, और बचपन से ही साइंस का शौक था, और ये शोबा है क्या, इसके बारे में भी हमें बताइए। जी, मैंने सिर्फ न्यूरो साइंस में नहीं बेटा, मैंने स्पेशलाइज की एटमी के जो एटमी असरात होते हैं, रे होते हैं, उनका ब्रेन पे क्या असरात होते हैं, चाहे उनकी छोटी डोज हो, बड़ी डोज हो। दरअसल हमारा जो दिमाग है, बाकी भी हमारे जिस्म के हिस्से हैं जिन पे माशाल्लाह बहुत रिसर्च हो चुकी है, लेकिन एक दिमाग एक ऐसी चीज है जिस पे जितने भी आप रिसर्च करो, जितना भी इसको जानने की कोशिश करो, अभी वो क्या कहते हैं ना कि उर्दू में कहते हैं इस जहां के पीछे और करोड़ों जहान भी हैं। तो बस यही क्यूरियोसिटी, सीखने का शौक, हर एक लम्हे के कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ करना है। तो साइंस तो क्या कहते हैं ना कि हमारे डीएनए में थी, और पेरेंट्स का बहुत रोल होता है। नो डाउट, पेरेंट्स का बहुत रोल होता है, जो आपको इंकरेज करते हैं कि बेटा आप इस फील्ड में करो, आप इसको इस चीज को लाओ। हमारे अक्सर लोग, हम लोग, मैं आपको बताती हूँ कि जिस एरिया में हमने ये चीजें स्टार्ट की, वहाँ के मोस्ट ऑफ जो किड्स हैं या टीनेजर्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अगर कोई पढ़ भी जाएगा ना, तो एयरपोर्ट पे जाके उसने काउंटर पे काम करना होता है। और उसी इलाके में रह के जहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे साइंस की तरफ किया, मेरे टीचर ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत मेहनत मेरी भी थी, लेकिन ये कहते हैं ना कि जब आपकी नीयत साफ हो, मेहनत हो और जज्बा हो कि कुछ ना कुछ करना है, तो बिल्कुल इसका डॉक्टर साहिबा फिर समर मिल ही जाता है। आपकी तहकीक डॉक्टर साहिबा अल्जाइमर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और दिमागी सेहत जैसे हसास मौज़ूआत पर है। पार्डन मी इफ आई एम मिसिंग समथिंग। तो इन बीमारियों को समझने और इन पर काम करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या दरपेश होता है? पहले तो चैलेंज इसलिए भी दरपेश होता है कि हाँ, ये अक्सर वो बीमारियां हैं जिनको डिagnosis करने में बहुत टाइम लगता है। अब अल्जाइमर, जब मैं स्टूडेंट थी वंस अपॉन अ टाइम, उस वक्त आपको पता है कि काउमेड का हो रहा था सिंड्रोम। मैं उस टीम में थी जिसने वो टेस्ट बनाया था कि जब स्पेशली यूके में वो था, जब वो आपको जो गायें होती थी वो कांपने लग पड़ती थी, इस तरह वो जाना पड़ता था। आपको इन चीज़ों में टाइम लगता है, समझने में, करने में। जब एक छोटी सी बात है, जब हमने
साइंस की तरफ स्पेशली नोरो की तरफ में आई तो उस वक्त ये कहा जाता था कि जो आप पैदा होते हो आपके पास उतने ही सिर्फ सेल्स होते हैं नोरो के और वो सारी उम्र कम से कम होते जाते हैं। अच्छा। लेकिन अब हमारी टीम की रिसर्च से हमारे दूसरे जो कॉलीग्स हैं उनकी रिसर्च से हमें ये सबूत मिल चुका है कि यू हैव अ नोरोप्लास्टिसिटी। ज़बरदस्त बेहतरीन अंदाज में डॉक्टर साहिबा आपने एक्सप्लेन अपना शोबा भी, और ऐसी ख़वातीन ही पाकिस्तान का नाम भी रोशन करती हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत रोशन सितारा भी हैं। तो नाज़रीन इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में अब शामिल करते हैं एक ऐसी खबर जो कि लाखों पाकिस्तानियों के लिए नई उम्मीद, नया रास्ता और नए मौके लेकर आई है। खबर यह जनाब कि कुवैत ने 19 साल के बाद बिलाखिर पाकिस्तानी शहरियों को एक बार फिर वीज़ों का इजरा शुरू कर दिया, जिसके बाद अब पाकिस्तानी शहरी एक बार फिर से कुवैत के लिए वर्क, विजिट, फैमिली, बिजनेस और सयाती वीज़े हासिल कर सकते हैं। फोकल पर्सन वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुस्तफ़ा मलिक का कहना है कि वीज़े के इजरा से हज़ारों अफराद को कुवैत में रोज़गार, तजारत और सियाहत के मौके मिलेंगे और ये तमाम वीज़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए हासिल किए जा सकते हैं। ये फैसला ना सिर्फ इनफरादी सतह पर बल्कि मुल्की मैशत, तरसीलात ज़र और पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर भी मस्बत असरात मुरतब करेगा। इसी तमाम मामले पर तफसीली गुफ्तगू के लिए हमने अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया वीज़ा कंसल्टेंट मुमताज़ खान साहब को। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि 19 साल से कुवैत ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों का इजरा रोक रखा था, ये पाबंदी क्यों लगाई गई थी और अब इसे हटाने की बुनियादी वजह क्या बनी? जी बिल्कुल अजीज साहब, लगभग 20 साल पहले कुवैत ने पाबंदियां लगाई थी पाकिस्तान के तकरीबन सारे वीज़े, जिसमें विजिट, वर्क परमिट्स, फैमिली वीज़ा सारे बंद कर दिए थे। मल्टीपल रीज़न थी, सियासी वजूहत भी कह सकते हैं, लेकिन बड़ी वजह कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन और ये वीज़ा प्रोसेस था। आपको पता है कि पाकिस्तानी एक एजुकेशन के मसले हैं, एजुकेटेड नहीं होते, जो वर्कर्स हैं स्पेशली वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लाई नहीं करते, डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं करते, समटाइम डॉक्यूमेंट्स में खुद भी होता है। ये देखने में आया जो स्टेट्स बनते हैं विच लीड्स टू दिस इशू, ये कंसर्न भी रेज होता है डिपार्टमेंट के अंदर। तो फिर कुवैत भी अपना वीज़ा इन सालों के अंदर अपना वीज़ा प्रोसेस ठीक कर रहा था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कुवैत की जानिब से अब जो वीज़ा कैटेगरीज बहाल की गई हैं, जैसे कि वर्क, विजिट, बिजनेस और फैमिली के वीज़ाज हैं, क्या इनमें कोई ख़ास शराइत हैं, कोई ख़ास प्रोसेस है जिनके बारे में अवाम को जानना ज़रूरी है? लेकिन खास रायत नहीं है, हर वीज़े की अपनी कंडीशन है। अब बात करें वर्क परमिट की, वर्क परमिट वीज़ा बिल्कुल इशू हो गए हैं माशाल्लाह, बड़ी खुशी की खबर है और कुछ आइंदा पाकिस्तानियों के लिए। कुवैत एक बरादराना कंट्री है, रिक्वायरमेंट सिंपल है, जो कंडीशन यही है कि आपका वर्क परमिट गवर्नमेंट ऑफ कुवैत से अप्रूव्ड हो। आप थ्रू अपनी मिनिस्ट्री के थ्रू अप्लाई करें, अप्रूव एजेंट्स जो हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट में लिस्टेड हैं ब्यूरो ऑफ माइग्रेशन के अंदर, उसके तहत अप्लाई करें। और स्किल्ड है, नॉट स्किल्ड है, अगर आपको वर्क परमिट मिल गया है तो यू सिंपली क्वालिफाइंग द वर्क परमिट, और बड़ा आसान प्रोसेस हो गया और सिंपल और क्विक हो गया है। अच्छा खान साहब, हमने ये भी देखा कि सन 2021 के अंदर भी पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान आला सतही मुलाकात में वीज़ा बहाली पर रजामंदी उस वक्त जाहिर की गई थी, लेकिन वो फैसला अमली तौर पर मुकम्मल तौर पर लागू नहीं हो सका था। आपके ख्याल में इस बार वीज़ा बहाली में क्या चीज़ डिफरेंट है और क्या वाकई ये फैसला पायदार और मौसर साबित हो सकेगा? जी बिल्कुल, वो एक 2021 के अंदर जो एक दोनों गवर्नमेंट के अंदर एक अमहंगी पैदा हुई थी, लेकिन बैकएंड पे काम नहीं हुआ। दोनों माइग्रेशन, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन आपस में इंटीग्रेशन सिस्टम है डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन का, वो आगे नहीं बढ़ सका। तो लकीली अब इस साल इस गवर्नमेंट ने एक साल लगा के अच्छी मेहनत करके ऑन बोर्ड किया, सारे डिपार्टमेंट्स को इंटरलिंक कर दिया। अब डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट्स शो की हैं, ना सिर्फ कुवैत को बाकी सारे कंट्रीज को भी की हैं, तो वो बड़ी खुश है। तो जो कि विजिबल हैं सारी कंट्रीज को, गवर्नमेंट्स को, माइग्रेशन को शो हो रही हैं। उस कमिटमेंट को देखते हुए अभी कुवैत ने फुल्ली इंडोर्स किया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स को कि चीज़ें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हैं, और कमिटमेंट को देखते हुए उन्होंने सब वीज़ाज को अलाउ कर दिया है, इंक्लूडिंग वर्क, माइग्रेशन और फैमिली वीज़ाज। बिल्कुल ठीक। मुमताज़ साहब, ये बताइएगा कि इस नई पेशरफ्त के बाद आम पाकिस्तानियों के लिए कुवैत जाना पहले की निस्बत आसान हो जाएगा? एक तो ये क्लियर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ वो कौन से प्रोफेशंस के अफराद को तरजीह देंगे, किन किन प्रोफेशंस को तरजीह दी जाएगी इस हवाले से? बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसकी मैं अभी रिसेंट मिसाल देता हूँ।
कुछ दिनों के अंदर ये न्यूज़ आई है, तो मैंने अपने फुल जानने वाले जो वहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमारा रब्ता रहता है बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ, जी तो वो विद इन 4 to 5 डेज उसको परमिट इशू हो गया है। इतना क्विक सिस्टम हो गया है पाकिस्तान की तरफ से भी और कुवैत की तरफ से। तो पहली बात है कि बड़ा क्विक है, डिलेज नहीं आएंगी बाकी कंट्रीज की तरह। सेकेंडली जब बात कर रहे हैं कि वो किन किन एरियाज के अंदर है, वो दोनों चीजें जो स्किल्ड नॉन स्किल्ड वर्कर सारे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मेन कैटेगरीज हैं वो आईटी की, स्पेशली नर्सिंग के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर और जो आपकी इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, ये मेन 4 से 5 कैटेगरीज हैं जो हाईली डिमांडिंग है कुवैत के अंदर। पाकिस्तानी माशाल्लाह जो वर्कर्स हैं जो ओवरसीज काम करते हैं, ये पूरी दुनिया में माशाल्लाह इनका अच्छी रिप्यूट है और अच्छा नाम है। तो कुवैत वाज डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तानी, बस वीजा के कुछ इश्यूज थे जिसको एड्रेस कर दिया गया है। और लेकिन ये कि दे आर इम्प्रेस्ड बाय द पाकिस्तानी वर्कर्स, और ये माशाल्लाह ये कि हर दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये कुवैत में भी अपना नाम रोशन करेंगे। ये 5-6 कैटेगरी। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तानी मेहनती और जफाकश कौम है। बहुत शुक्रिया मुमताज़ खान साहब। और कुवैत पाकिस्तानियों को वेलकम करना चाह रहा है और बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि 19 साल के बाद जो वीज़ों पर पाबंदी थी वो अब ख़त्म कर दी गई है और नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान की लेबर के लिए पैदा हो रही हैं। ख़ास तौर पर जिस तरह मुमताज़ खान साहब बता रहे थे कि नर्सिंग के लिए और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो लेबर है उनकी बहुत आईटी डिपार्टमेंट में बहुत सारी फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए ना, पाकिस्तान को डिफरेंट वीज़ाज़ के हवाले से काफ़ी सहूलत मिल रही है। कुवैत देख लें, दुबई देख लें, सऊदी अरब देख लें। इसके साथ साथ अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमारी रेपुटेशन में पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। बस पाकिस्तान के इमेज का ख्याल रखें, यही दरख्वास्त है। इसके साथ लेते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, अब कुछ मौसम के हवाले से बात करते हैं। आपको बताते हैं कि आज मुख्तलिफ इलाकों में मौसम दर्जा हरारत क्या रहने वाला है। वैसे तो आंधी वगैरह तूफान चल रहे थे, लेकिन अब गर्मी दोबारा आ गई है। तो कहाँ कहाँ कितनी गर्मी चल रही है, आइए आपको बताते हैं। कम और अब बात करते हैं मौसम की। मुल्क के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने 31 मई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया है। मुल्क के दीगर इलाकों में आज मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां आज बादलों का राज रहेगा। गिलगित की बात करें तो वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 और कम से कम 11 डिग्री रहेगा। स्कर्दू में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 और कम से कम 60 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। सयाहों को मुहतात रहने का कहा गया है। और अब आगे बढ़ते हैं, नज़र डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर, जहां आज बादल छाए रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 35 और कम से कम 19 डिग्री रहेगा। श्रीनगर की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 28 और कम से कम 11 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। सयाहों और मकामी आबादी को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पेशावर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 26 डिग्री रहेगा। सयाहों की जन्नत सवात का जिक्र करते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 17 और कम से कम 8 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मानसहरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, हरीपुर, दीर, सवात, मालाकंड और कुरम में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया है। सयाहों और मकामी अफराद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। और अब रुख करते हैं सूबा पंजाब के मौसम की तरफ, जहां बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 और कम से कम 28 डिग्री रहेगा। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का तज़किरा करते हैं, वहाँ पर आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 39 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। मुल्तान की तरफ चलते हैं, वहाँ पर आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 43 और कम से कम 31 डिग्री रहेगा।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम दोपहर के बाद मरी, गिलियात, डीजी खान और गिरदोनवा में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। किसान महकमा मौसमियात की पेशगोई को मद्देनजर रखकर अपने मामूला तरतीब दे सकते हैं। हमेशा की तरह जिक्र करते हैं वादी मेहरान का, यानी कि सूबा सिंध के मौसम का, जहां आज दिन भर सूरज आग बरसाएगा। कराची का आज दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 38 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 45 और कम से कम 30 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के अक्सर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क, जबकि दोपहर के बाद साहली इलाकों में तेज़ हवाएं चलने और बालाई अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। नाज़रीन, हर मुसलमान के दिल में एक तड़प होती है, एक दुआ होती है, एक ख्वाब होता है। हरम पाक में हाज़री दे, खाना काबा की एक झलक देखे और मुकामे मुकद्दस पर सजदा रेज़ हो। ये ख्वाहिश जब दुआ बनकर लबों से निकलती है और दिल से लगन के साथ बुलंद होती है तो फिर कुदरत खुद रास्ते हमवार कर देती है, चाहे वो रास्ते कितने ही दुश्वार क्यों ना हो। लीबिया के शहरी की हज पर जाने की करिश्माती कहानी ने ना सिर्फ कुदरत को भी झुकने पर मजबूर कर दिया, बल्कि दुनिया को भी मुतासिर कर दिया, जिसकी हज के लिए लीबिया से हिजाज मुकद्दस पहुंचने की नाकाबिले यकीन कहानी हर सुनने वाले के ईमान को ताज़ा कर देती है। आमिर कज़ाफ़ी नामी नौजवान हज के इरादे से एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन नाम में कज़ाफ़ी शामिल होने की वजह से सिक्योरिटी हुकाम ने जहाज़ में सवार होने से रोक दिया। तमाम कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद जहाज़ के दरवाजे बंद कर दिए गए, लेकिन जिसकी हाज़िरी हिजाज मुकद्दस में लिखी गई हो तो जहाज़ कैसे उसे छोड़ के जा सकता है। फिर कुदरत का करिश्मा यूं रूनुमा हुआ कि जहाज़ ने उड़ान भरी, फिर फनी खराबी के बायस दोबारा एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। अमले ने पायलट से कहा कि नौजवान को सवार करा लिया जाए, लेकिन पायलट ना माना। बिलाखिर फनी खराबी दूर होने के बाद परवाज ने दोबारा उड़ान भरी, लेकिन एक बार फिर फनी खराबी आड़े आई और जहाज़ को उसी एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। पायलट को फिर एहसास हुआ कि जहाज़ में बार बार फनी खराबी बेवजह नहीं है। इसके बाद आमिर कज़ाफ़ी को एयरपोर्ट सिक्योरिटी हुकाम से क्लियर कराने के बाद जहाज़ में सवार कराया गया। उसके बाद परवाज ने उड़ान भरी और किसी भी किस्म की फनी खराबी के बगैर ये परवाज सऊदी अरब जा पहुंची। आमिर कज़ाफ़ी की करिश्माती कहानी ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। कितनी खूबसूरत किस्म की स्टोरी है। मेरे हाल में आमिर कज़ाफ़ी की ये करिश्माती दास्तान हमें याद दिलाती है कि अगर दिल में इखलास हो, नीयत में सच्चाई हो और यकीन कामिल हो तो रास्ते चाहे बंद हो, दरवाजे चाहे बंद हो, खुल जाते हैं। कुदरत वो दर खोलती है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ एक नौजवान की हज तक रसाई की कहानी, बल्कि रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कबूलियत का वो पैगाम है जो हमें बताता है कि रब्बुल इज़्ज़त का बुलावा ही असल बुलावा है, उसकी इज़्ज़त ही असल इज़्ज़त है। दुनिया के फैसले उसके फैसले के आगे कुछ नहीं है। और नजफ हिजाज मुकद्दस जाने वाले, सरजमीन मुकद्दस का सफ़र करने वाले, यकीनन उन्हें अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए, क्योंकि आप जाते नहीं हैं बल्कि आपको बुलावा आता है आपको। बिल्कुल नाज़रीन, और अब आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं सोशल मीडिया की। अगर आप फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं, कहीं भी सोशल मीडिया पर आपका अकाउंट है, सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं, तो ख़बरदार हो जाएं, क्योंकि नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी PKCERT ने एक हाई अलर्ट जारी किया है। अब ये हाई अलर्ट है क्या, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि दुनिया भर के तकरीबन 1.8 अरब सार्फिन की मालूमात चोरी हो चुकी हैं। इनमें से 18 करोड़ से ज़ायद पासवर्ड्स पाकिस्तानी सार्फिन के भी हो सकते हैं। जी हाँ, और ये सारी मालूमात बगैर किसी हिफाजती निज़ाम के इंटरनेट पर मौजूद एक डेटाबेस में आम दस्तयाब थी। इस मालूमात में यूज़र नेम, पासवर्ड्स और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईमेल्स, ये सब कुछ इसके अंदर शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा चोरी मुबैना तौर पर इन्फोस्टीलर मेलवेयर के जरिए की गई है, और यानी एक ऐसा वायरस है जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल से खुफिया मालूमात चुरा लेता है और आपको इस बारे में भनक भी नहीं पड़ती।
अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमें करना क्या चाहिए। तो नाजरीन, PKCERT ने मशवरा दिया है, जो कि आपने मानना है, कि फ़ौरन अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड बदल लीजिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाइए ताकि दो तरफा आपके पास हिफाजती निज़ाम आ जाए जिसको आप देख सकें। इसके अलावा अगर आप एक ही पासवर्ड हर जगह इस्तेमाल करते हैं, जो कि अमूमन हम करते हैं क्योंकि हमें मेमोरी इश्यूज भी हैं कुछ लोगों को, तो फ़ौरन तब्दील कर लीजिए। हर अकाउंट का हर पासवर्ड डिफरेंट होना चाहिए और पासवर्ड मैनेजर्स का इस्तेमाल कीजिए। बेशक डायरी रख लीजिए जहाँ पे आप हर सोशल मीडिया अकाउंट के डिफरेंट पासवर्ड्स लिख सकें और उस डायरी की भी हिफाजत करें। सोशल मीडिया आजकल हमारी ज़िंदगी का बड़ा अहम हिस्सा है, लेकिन अपने पर्सनल ऑनलाइन डेटा हिफाजत की भी हमें उतनी ज़रूरत है। तो आज ही आप अपने पास ये तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप नोट डाउन कर लें, अपने पासवर्ड्स को तब्दील कर लें ताकि आपका ऑनलाइन डेटा महफूज रहे। लेकिन पासवर्ड तब्दील करने के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज नजफ ये है कि आपको पुराने पासवर्ड भी तो याद रहने चाहिए। पुराने एग्जैक्टली बड़ा आपने आम मसला निकाला है। अब तो आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, तो मतलब गवर्नमेंट की भी है, तो आपको अपना लॉगिन पासवर्ड जो है जनरेट करना पड़ता है। फिर मजबूरन लोग यही करते हैं कि वो सेम ही जो पासवर्ड है वो हर जगह चला रहे होते हैं, जो बड़ा इजीली कॉम्प्रोमाइज होता है। एक पासवर्ड जब आप हर जगह इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह ये होती है क्योंकि आप भूल जाते हैं। जब आप एक पासवर्ड हर जगह लगाते हैं तो आपको याद रहता है, लेकिन अब आपको PKCERT ने अलर्ट कर दिया है कि आपका हर सोशल मीडिया अकाउंट का डिफरेंट पासवर्ड होना चाहिए ताकि आपकी मालूमात, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी वीडियोस, आपकी पिक्चर्स सेफ रहे। बिल्कुल जी, और आप अपनी बातों बातों में इशारा भी दे रही हैं कि सारे पासवर्ड सेम होते हैं, तो ये मेरा ख्याल है आप हैकर्स को दावत दे रही हैं। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रही हूं। बरतना चाहिए क्योंकि हैकर्स जो हैं वो बड़े अलर्ट होते हैं, कान लगा के सुन रहे होते हैं। खास तौर पर उनकी कोशिश होती है कि जनाब कहीं से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिले और हम किसी का डेटा लीक करें। बिल्कुल ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए। बिल्कुल नाजरीन, हाँ। यकीन करना तो मुश्किल है मगर टेक्नोलॉजी ने खेल की दुनिया में भी अब इनकलाब बर्पा कर दिया है। जहां पहले हम देखते थे कि रिंग में सिर्फ इंसान उतरा करते थे, वहीं अब मशीनी पहलवान भी हाथ आजमाते नजर आ रहे हैं। दुनिया का पहला रोबोट्स बॉक्सिंग मैच हुआ और आपको इस हवाले से अगर हम बताएं तो चीनी रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री की जानिब से दुनिया के पहले रोबोटिक्स बॉक्सिंग मैच का इनेकाद करवाया गया है। और आपको ये भी बताते हैं, इस मुनफरिद मुकाबले को चीन के एक टीवी पर बराह रास्त नशर किया गया है। इस मुकाबले में 4 यूनिट्री G1 रोबोट एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबल मैदान में हैं और इनके मैचेस के 2-2 मिनट के 3 राउंड्स पर मुश्तमिल है, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं। इन रोबोट्स को इंसानी ऑपरेटर्स कंट्रोल कर रहे हैं। ज़बरदस्त बात यह है, और रोबोट को सिर्फ सर या पेट पर मुक्के या किक मारने की इजाज़त है। भाई उन्होंने लिमिट्स भी महदूद कर दिए हैं। इसके साथ साथ यूनिट्री G1 रोबोट्स 4.3 फीट लंबे होते हैं और इनका जो वजन है 35 किलोग्राम होता है। तो नाजरीन, आपने देखा टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ हमारे घरों और जेबों तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि अब ये रिंग में भी उतर चुकी है और इंसानों के बाद अब रोबोट्स भी खूब दाव पेच आजमाएंगे और शायद फिर आने वाले दिनों में ये मंजर आम हो जाए क्योंकि इंसान और मशीन एक ही रिंग में नजर आए। यूनिट्री के इस अनोखे कारनामे ने न सिर्फ खेलों की दुनिया में हलचल मचा दी है, बल्कि ये सवाल उठ दिया है कि क्या मुस्तकबिल का चैंपियन इंसान होगा या मशीन। और वैसे भी हम जिस तरह मूवीज़ के अंदर देखते हैं ना कि फिक्शन दिखाते हैं आपको रोबोट्स के हवाले से, जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से आप देखते हो, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द ऐसी दुनिया बन जाएगी। और हो भी सकता है कि यहाँ पे बैठ के एक रोबोट आपको न्यूज़ शेयर कर रहा हो, अपडेट्स, कुड भी पॉसिबल। टीचर्स होंगे स्कूल्स के अंदर, तो मतलब जिस तरह इन्वायरमेंट ज़बरदस्त तरीके से और बहुत स्पीड के साथ बदल रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, AI में हम बहुत एडवांस हो रहे हैं, इंटेलिजेंस में हम बहुत एडवांस हो रहे हैं, इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी में भी एडवांस मशीनरी और सिक्योरिटीज और न्यू इंफॉर्मेशन और सिस्टम्स आ रहे हैं जो शोबे हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हमें एलॉन मस्क का जो एक वार्निंग है उसको नहीं भूलना चाहिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल नाज़रीन, और ये थी अपडेट्स और शॉर्ट स्टोरीज जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद आपको पसंद आई होगी, इसके साथ साथ आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ होगा। अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, गर्मियों के दिनों में ना सिर्फ मौसम बदलता है बल्कि मिजाज भी बदलता है। चेहरे पर थकन, जल्द पर खुश्की या फिर चिकनाई, और आईने में अपना ही अक्स कुछ बदला बदला सा लगता है। और ये वो वक्त होता है जब हम बेसाख्ता किसी ठंडे मशरूब, ताज़ा फल या फिर खालिस घरेलू चीज़ के लिए तरसने लगते हैं, कुछ ऐसा जो हमें अंदर से भी सुकून दे और बाहर से भी निखार दे।
क्या बात है। तो हमने सोचा क्यों ना आज इसी सादगी और इसी कुदरती तवाज़ुन को तलाश किया जाए जो आसान घरेलू मशरूबात में मिल सकता है, गर्मी को मात दे सकता है, हमें अंदर भी ठंडक दे और साथ ही साथ हमारे चेहरे पर भी खूबसूरती और शाइन आए, ग्लो आए। तो जब भी बात हो कुदरती अज्जा की, जब भी बात हो कुदरती टोटकों की, तो बेहतरीन नाम और हर इलाज जिनके पास है वो नैयर आपा से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। तो वेलकम करते हैं, वेलकम टू आपा। बहुत शुक्रिया आपका मौजूदगी का, स्टूडियो में आने का। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपने और मैंने ट्रेनिंग कर ली है फिर बाय चांस। बिल्कुल, दिल को दिल से रहो, ऐसा ही, मोहब्बतें बड़ी पक्की हैं हमारी। अच्छा आपा, क्या लेकर आएंगे? कौन से मशरूबात हैं जो हमें खूबसूरत बना देंगे? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि गर्मी चल रही है, गर्मी के मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड इश्यूज चल रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो है वो जो मैं समझती हूँ जो बेसिकली है चेहरे के ऊपर कुछ लगा के रगड़ना है, धोना है, वो बल्कि और ज़्यादा आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको स्पेयर कर सकता है। जी बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा इंटरनली इनटेक अपना जो है वो आप बेहतर कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे ये है कि आपकी स्किन के ऊपर जो भी इश्यूज हैं, जैसे सनबर्न की वजह से टैनिंग हो रही है या जो है वो प्रीमेच्योर एजिंग हो रही है, स्किन ड्राई हो रही है, डैमेज हो रही है, कोई भी इस तरह के इशू हो रहे हैं, तो आप अगर इंटरनली जो है वो गर्मियों के अंदर आपको पता है मेन चीज आपकी हाइड्रेशन। तो आप अगर पानी का इंटेक जो है वो प्रॉपर, अब सारा दिन पानी इतना ज्यादा नहीं पिया जाता, तो आपने अगर पानी पीना है तो अगर वो वाली जो है वो ड्रिंक्स, वो वाली चीजें हो जाए जो ना सिर्फ आपकी इंटरनल जो भी इश्यूज हो रहे हैं डिहाइड्रेशन को पूरा करने के साथ साथ, अगर टैनिंग हो रही है, सनबर्न हो रहा है, पिगमेंटेशन हो रही है, एक्नी हो रही है, इन सब को जो है ये सारी चीजें आज आप मिक्स करके कुछ मजेदार किस्म का बनाएंगी। तो मैं आपा के पास चली जाती हूँ ताकि आपको बेहतर अंदाज में कम्युनिकेट भी कर सकूं कि बेसिकली आपा यहाँ पर करना क्या चाह रही हैं। ठीक है आपा, तो हम यहाँ पर आगे हैं। सबसे पहले मेरे ये फेवरेट फूल हैं और ये जगह जगह हमारे पूरे पंजाब में हर जगह लगे हुए हैं, ये वाले, ठीक है। हाँ जी, देखने में भी बड़े खुशनुमा जी, ये चाइना फ्लावर है, ठीक है, इसको हिबिस्कस का पौधा भी कहते हैं, चाइना का चाइना रोज भी इसको कहते हैं। तो ये वाले जो है मैं फ्रेश इसलिए उतार के लेके आई हूँ, अदरवाइज ये ढेर मेरे पास जो है वो ड्राई पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको जहाँ पे भी मिले ना, इनको उतार के आप धो के इसको फैला दें, ये इस तरह से खुश्क हो जाएंगे। ये आपकी, अगर आप ग्लूटाथायोन की इंजेक्शंस वगैरह ड्रिप्स नहीं लगवा सक रहे, आप चाह रहे हैं कि आप वाइट हो जाएं, आपका रंग जो है वो ग्लो करे, गर्मी के अंदर भी आप ग्लो करें, आपकी छाइयां आ गई हैं, किसी तरह से नहीं जा रही हैं, हार्मोन्स अनबैलेंस है, तो ये मैजिकल एक ब्यूटी ड्रिंक है। ओके, ठीक है, आपने क्या करना है, अच्छा। हाँ जी, आपने इन्हीं फूलों से बनाई है, इन्हीं फूलों से अर्क निकाला है, एक गिलास पानी के अंदर सिर्फ 5 फूल आपने इसके डालने हैं, ठीक है, ठीक है, चाहे ड्राई डाल लें चाहे फ्रेश डाल लें, ठीक है। उसको स्टेन करके ये देखिए ये रंग बना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने शक्कर कोला वाला कलर लग रहा है इसका, एक आपने लेमन जो है वो ऐड करना डाल दिया, ठीक है। लेमन आपको पता है विटामिन सी है और डेली बेसिस पे आपको विटामिन सी लेना है। ये आपका मॉर्निंग ब्यूटी ड्रिंक है। आपा ये इसमें स्मेल है कोई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी तो नहीं। ये देखें लेमन डाला है, हाँ, लेमन डाला है और ये बिल्कुल रेड हो गया, रेड हो गया उसका, ठीक है। ये देखें, ये और सिर्फ हमने पकाना है पानी के अंदर इसको, सिर्फ एक जोश देना है, एक जोश देंगे, एक वायलेट कलर का जो है वो ये आपके पास कहवा रेडी होगा। लेमन डाला है तो ये देखें बिल्कुल रेड हो गया। ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक है। मॉर्निंग ड्रिंक। अच्छा, सुबह उठ के आप ये नोश फरमाती हैं सबसे पहले खाली पेट? जिनके हाथ पांव जलते हैं बहुत ज्यादा, जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिनकी शुगर किसी तरह से जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, या शुगर की वजह से हाथ पांव बहुत ज्यादा जलते हैं, इसका मतलब जिसको स्टमक का इशू है, लिवर का इशू है, तभी तो आपको पिगमेंटेशन होती है, और जिनको गर्मियों में लिवर का इशू हो तो उनके तो छोटे छोटे दाने भी बन जाते हैं। तो इसको, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। ऐसी बच्चियां जिनका कलर पेल है, एनेमिक है, खून की कमी है बच्चों में, आप बेफिक्र होके दें।
ठीक है, हाथ ठीक है। पांव गर्म रहते हैं, उसकी वजह से चेहरे पे एक्नी हो रही है, उनके लिए बेस्ट है। बिल्कुल। और तो आपा ये ये जो गर्मी- और चीजें पड़ी हैं, ये इसकी अफादियत को जी। बढ़ाने के लिए या इसकी कोई और ड्रिंक बनेगी? नहीं, ये वाला बिल्कुल फ्री सस्ता तरीन आपका ड्रिंक है। ओके। ठीक है, सिर्फ आपने फूल कलेक्ट करके इसको ड्राई करके रखना है और इसको आपने यूज करना है। ठीक हो गया, ठीक हो ठीक, गया। जबरदस्त। दूसरा जो है वो किंग हमारा जो गर्मियों के अंदर है, हर घर में होता है। चिया सीड्स। ठीक है, ये तुखमे बालंगा, चिया सीड और गूंद कतीरा। गूंद कतीरा, ठीक है, बिल्कुल। ये तुखमे बालंगा है जो कि ब्लैक कलर के हैं। ये चिया सीड हैं जो कि थोड़े से जो है वो ब्राउनिश कलर में रिश्ते है। में बहन भाई लगते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और ये गूंद कतीरा है। ठीक है, ठीक है। एक एक पाव आपने ये चिया सीड और तुखमे बालंगा लेना है और ओके। एक पाव ही गूंद कतीरा लेना है। ओके। इसको ओके। आपने जो है वो मोटा मोटा सा थोड़ा सा कूट के एक डिब्बे में डाल के रख लें। ठीक है, तो आप तकरीबन अगर पूरी फैमिली है, ठीक है, अगर आपने अकेले ने लेना है तो जस्ट 1 टीस्पून, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको आपने रात को जो है वो पानी में भिगो देना। ये देखें, ये फूल के इस तरह से हो जाएगा। अच्छा आपा, मुझे एक बात बताएं कि कितनी दिनों के लिए हम भिगो के रख सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि daily- बासी हो जाता है जी, अगर जी, जी, 4 या smell आ 3 दिन से जाती है। ज्यादा हो। रात को भिगोना, सुबह यूज उस वक्त यूज कर लेना, अगले सुबह के दिन का टाइम। अगले दिन Fresh। बनाना है, बिल्कुल भी। क्योंकि ठीक है। फ्रिज में भी रखा है तो चले एक आधा दिन तो चल जाता है, निकाल जाएगा। लेकिन फ्रेश हार्डली 2 दिन, 2 दिन के लिए आप इसको रख आप सकते हैं। चाहे रोजाना भी रख सकते हैं। आपने कौन सा सारी रात निगरानी करनी है? फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ज्यादा हाँ कुछ जी, लोग ना ज्यादा 4 हो दिन गया। के लिए भी भिगो के नहीं, अपना नहीं। रख दे नहीं वो फिर फायदे की बजाय नुकसान ही ले रहे हैं। आराम नहीं। से बार बार भिगोना नहीं पड़ेगा। नहीं। ठीक है, अच्छा जी, ये अगर आपने भिगो दिया है, ठीक है, सही। ये भी जिन लोगों को बहुत ज्यादा, जिन्होंने आउटडोर में काम करना है, हीट स्ट्रोक का डर है, सारा दिन जो है वो जारी सी बात है कि फील्ड के अंदर है, ठीक है, तो ये भी कोई इतने ज्यादा महंगे नहीं है। बिल्कुल। और खासकर जो लोग चाह रहे हैं कि उनका वेट भी कम हो। अच्छा। ठीक है, जिन बच्चियों में, खैर बुजुर्ग हजरात, जिन आजकल यंगस्टर के अंदर जो है वो जोड़ों की दर्दें हैं बहुत ज्यादा, कमर में दर्द है, उनके लिए जो है ये गूंद कतीरा बेहतरीन है। बेहतरीन, अच्छा, बेहतरीन। इसको आपने लेना किस तरह से है? आप शरबत बजूरी के अंदर भी इसको ले सकती हैं। ठीक है, वो आपकी गर्मी की हिद्दत को कम करता है। आपने लस्सी बनाई है, आप इसको जो है वो लस्सी के अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो डाल लस्सी दें। में भी डाल सकते हैं इसको। दही ठीक का है। अगर आप नाश्ता कर रहे हैं, 1 टेबलस्पून इसको दही के अंदर डाल के आप मिक्स कर लें। ओके। आप कोई भी, आपने मैंगो का शेक बनाया है, आपने कोई शेक बनाया, आप 1 टेबलस्पून इसकी उसके अंदर ऐड कर दें। सही। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, और ये सारा दिन आपको जो है वो फुल रखता है, आपका पेट भरा रखता है, जिसकी वजह से ये आपके वेट लॉस के अंदर जो है ये बहुत जबरदस्त है। ओके। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस तरह के लोग के जिन लोगों के जो है वो गर्मी स्टार्ट होते साथ ही एक्नी हो जाती है, बहुत ज्यादा सिस्टिक एक्नी हो जाती है, या जैसे पस वाले जो है वो चेहरे के ऊपर फोड़े और इस तरह से इशू होते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो आलू बुखारा, इमली और उनाब, उनाब। ये 3 उनाब, चीजें आलू बराबर बुखारा, quantity। इमली और उनाब। ये ठीक है। एक एक पाव आप लेके रख लें। ओके। सुबह में आपने क्या करना है, कच्चे प्याले के अंदर, अच्छा। हाँ जी, आपने इसको रात के अंदर जो है वो कच्चे प्याले के अंदर आपने जो है वो 1 गिलास पानी का डालना है, और आपने 5 दाने इमली के, 5 दाने आलू बुखारे के, 5 दाने उनाब के आपने जो है वो पानी के अंदर डाल के आपने रात को भिगो के रख देना। अगर किसी को गला खराब का इशू हो तो उसके लिए ये डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा, या कुछ ऐड ऑन करें? नहीं, अगर गला खराब है तो फिर खट्टी चीज मत लें। इमली ठीक है? को आप हाँ skip जी, करते हैं। इमली को ठीक skip- है, आलू skip- बुखारा हाँ जी आप बिल्कुल ऐड कर लें। आप सिंपल जो है वो उनाब खाली उसका भी अगर आप पानी लेना शुरू करेंगे तो वो भी बेहतर है। इसको आपने सुबह चम्मच के साथ मैश कर लेना, इसकी गुठलियां निकाल देनी अच्छी तरह, जैसे अंडा ब्लेंड करते हैं वैसे ब्लेंड करके 1 चुटकी इसमें आपने पिंक सॉल्ट की डाल लेनी। पिंक सॉल्ट। तो ये अगर आपने हार्मोन लेना शुरू करेंगे तो जिन लोगों की एक्नी के, मैंने जिस तरह से बताया, ऑयली स्किन है बहुत ज्यादा, उन लोगों के लिए ये वाला ड्रिंक जो है वो बहुत जबरदस्त है। गर्मी आप देखें कि जगह जगह जो है वो गर्मियां स्टार्ट होते साथ ही आलू बुखारा और जी, ओहो, ऐसे वो ऐसे रेडियो स्टॉल नजर पे- आते हैं और बस समझ नहीं आती इतना कंजबीन सस्ता बेच कैसे लेते हैं। आलू बुखारा इतना महंगा है। महंगा है, आलू बुखारा महंगा है, इमली इतनी ज्यादा महंगी है, तो आप इसको घर के अंदर कॉमन जो है सेंस वो- की बात है हाँ, ना। लेकिन कुछ ना कुछ तो वो करते होंगे ना, खिदमत खल्क के लिए सोचा करें। खिदमत खल्क नहीं करें, पॉजिटिव सोचें। अपनी खिदमत करते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है, कोशिश करें घर में बनाएं, घर में साफ बनाएं। सुथरी चीजें बिल्कुल हों। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जिन लोगों हर कोई जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकता कि मिनरल वाटर आए, पानी का जो है वो थोड़ा सा जो है वो, अगर आप कूलर आजकल आए हुए हैं इस तरह जी। से मट्टी के, मट्टी के तो कूलर। आप लोग जो है जो देहातों वगैरह में आप देखें अभी भी मट्टी के उसके मटके के अंदर पानी डालते हैं ऊपर घड़े से के वो- अंदर भी, जी। हाँ जी, तो
कोशिश करें कि जो है ना वो कच्चे प्याले के अंदर जो जिन लोगों के नहीं और पानी एक का स्टडीज एहसास ने बताया भी है, इस पर तहकीक हुई थी कि जो मटके का पानी है, जो हाँ मिट्टी जी। से भरा हुआ पानी, ये अल्कलाइन वाटर होता है, जो आजकल जी। एक ट्रेडिशन चल रहा है ना, स्टाइल चल रहा है, अल्कलाइन। बॉटल्स पकड़ी हुई हैं अलग से, हाँ अल्कलाइन वाटर मैं पीती हूँ या पीता हूँ। तो आप अगर मटके का पानी पीते हैं या मिट्टी के बर्तन का पानी पीते हैं भिगोया हुआ, तो वो भी अल्कलाइन वाटर ही बन जाता है। बिल्कुल ऐसे बहुत जबरदस्त आपने बात की, क्योंकि गर्मियों के अंदर बॉडी के अंदर एसिड लेवल बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग के जरिए मिनरल्स जो है वो नमकियात बॉडी से जा रहे होते हैं। तो उसके लिए अगर अल्कालाइन वाटर जो है वो आपने लेना, सबसे बेहतरीन जो है वो जीरा है। ठीक है, जीरा और पिंक सॉल्ट, आप 1 पाव जो है वो जीरा लेके हल्का सा भून के उसका जो है वो पाउडर बना लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा पिंक सॉल्ट जो है वो ऐड करके रख लें। वो अगर आप कहे वो भी आपका बेहतरीन जो है वो अल्कालाइन जो है वो वाटर जो है वो बन जाता पिंक है। सॉल्ट और जीरा, पिंक सॉल्ट और और जीरा भिगो के रखें। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। और वैसे भी आप कुछ लोग पानी के अंदर वैसे ही कुकम्बर डाल दिया, मिंट डाल दिया, आप जीरा भी डाल लें, वो भी पानी अच्छा बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद एक बेहतरीन रेमेडी है कि अगर आप पानी की बोतल सारा दिन अपने साथ कैरी नहीं कर सकते, आप क्या करें, पंसारी की दुकान से मिलेगी तबाशीर। ठीक है, तबाशीर जिस तरह से फटकड़ी होती है उस तरह से होती है, उसको ला के थोड़ा सा तवे के ऊपर आप रखें हल्की सी आग पे, वो फूल जाएगी, उसका जो है वो पाउडर बना के रख लें। 1 पाव अगर आपने तबाशीर ली है, उसके अंदर आप 10 से 15 जो है वो सब्ज वाली इलायची के दाने निकाल के और आधा पाव सौंफ, इसको आप पीस के आप एक बोतल के अंदर डाल के तो ये आप रख लें। अगर आप इसकी हाफ जो है वो चम्मच भी और ये भी बहुत ठंडक के लिए tasty- बेहतरीन है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनकी बॉडी एसिडिक है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, पसीने से स्मेल आती है। ये टोटका, ये रेमेडी उन लोगों के लिए अब कमाल आपने की यही है। टोटका पहले भी शेयर किया हुआ था कि दिल के हवाले से हमने गुफ्तगू की थी, कि दिल के अमराज के हवाले से, तो ये दिल की धड़कन और उसकी हार्ट बीट को भी मेंटेन करता है। थैंक यू सो मच आपा, आपकी मौजूदगी का बड़ा अच्छा लगता है Thank you, आपसे मेरी जान। बात करके, और आप इतने मजे मजे के घरेलू टोटके हमारे साथ शेयर करते, कुछ बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अगर चाहते हैं कि गर्मी से आपको निजात मिल सके और आप ठंडे रह सके, खूबसूरत भी रह सके और साथ ही साथ हीट वेव से भी बच सके, तो ये टोटके इस्तेमाल कीजिए। सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके हमें जरूर बताइएगा कैसा लगा, क्यों लगा, कितना लगा, ये भी बताइएगा। तो अभी लेते छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, सऊदी अरब में सुलहज का चांद नज़र आ चुका है और इससे मुतालिक हम आपको बताएं कि अगर हम देखें तो हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 5 जून और ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में चांद नज़र आने का आज कभी इम्कान है और यकम ज़िलहज 29 मई जुमेरात और ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ता को होगी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस महीने को अयाम मालूमात कहा गया है, जिसकी फजीलत खुद खालिक कायनात ने बयान फरमाई है। ये महीना ना सिर्फ कुर्बानी के फ़लसफ़े से जुड़ा है, बल्कि ये हज और अराफात जैसे तारीख़ी वाक़यात की याद भी दिलाता है। और हम कैसे भूल सकते हैं, ये वही महीना है जिसमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में वो खुतबा इरशाद फरमाया जिसे तारीख़ इंसानी से पहले मुकम्मल इंसानी हकूक़ के मंशूर का दर्जा हासिल है। ज़िलहज का हर दिन, हर लम्हा अकीदत और नेकी का पैगाम है, चाहे वो वकूफ़ अरफा हो, कुर्बानी का दिन हो या नाखून और बाल ना काटने जैसे मसनून आमाल हों। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि हज और कुर्बानी का असल फ़लसफ़ा और पैगाम क्या है और हमें इन रूहानी अयाम को कैसे शऊरी तौर पर गुजारना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, खुश आमदीद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ज़िलहज को इस्लामी साल में ख़ास मकाम हासिल है, इसकी क्या वजह और इसकी रूहानी और दीनी हैसियत पर भी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। हम सब जानते हैं कि एक सूरह तौबा के अंदर, कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महीनों की तरतीब और जो एक तकवीम है उसकी निस्बत से हमें ये रहनुमाई अता की है कि अल्लाह की निगाह में महीने जो हैं वो 12 ही हैं एक साल के। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किस ज़ुबाने रहमत निशान से जो है वो हम तक ये बात पहुँचती है कि सरकार ख़त्मी मतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 12 में से 4 महीने हुर्मत के महीने हैं, जिनमें ज़िकात, ज़िलहज और मुहर्रम तीनों इकट्ठे आते हैं और एक रजब का महीना है। तो गोया ये 4 महीने मुतबरक महीने और ये ऐसे हुर्मत वाले महीने हैं कि इनका एहतराम सरकार दो आलम के इस फरमान के बाद तो राइज है ही है। हुजूर से पहले जो ज़माना जाहिलियत था उसके अंदर भी इसका इतना एहतराम पाया जाता था कि अरब जो है वो अपनी तलवार को नियाम से बाहर नहीं निकाला करते थे। हत्ता कि अगर किसी के बाप का कातिल जो है वो भी उनके सामने आ जाता है इन अय्याम के अंदर तो उसके ऊपर तलवार ना उठाई जाती।
इतना इस महीने का एहतराम किया जाता है। और उसका सबब ये था कि ये जुल्हज का महीना है, यानी इसके अंदर हज किया जाता है और इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं। ख़ास तौर पे इसका जो पहला अशरा है उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि कुरान हकीम के अंदर सूरह फजर में अल्लाह ताला ने इन 10 रातों की बाकायदा कसम खाई है, कसम खा के इसकी अहमियत जो है वो बयान की है। और फिर हम ये जानते हैं कि इसकी अहमियत का एक पहलू ये भी है इस महीने का कि इसके अंदर जो इस्लाम का जो 5वां असासी रुकन है, यानी हज जो है वो इसके साथ वाबस्ता है, इस महीने के साथ वाबस्ता है, कुर्बानी इसके साथ वाबस्ता है। और फिर इन सारी बातों के साथ साथ एक बड़ी अहमियत जिसकी तरफ निस्बतन कम लोगों की तवज्जो जाती है वो ये है कि जहाँ ये हज के हवाले से और खुतबा हज्जतुल विदा की निस्बत से अपनी एक अहमियत रखता है, वहीं पर इसकी एक अहमियत ये भी है कि ये अल्लाह के लाफानी कलाम की तकमील का महीना भी है। किसी महीने के अंदर खुतबा हज्जतुल विदा से पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम की आखिरी आयत वो जो है जिसके अंदर ये फरमान जारी किया गया कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि हमने तुम पर आज दीन जो है उसको मुकम्मल कर दिया, वो आयत नाजिल हुई। गोया तकमील कुरान जो है उसकी निस्बत भी इस महीने के साथ है। तो इस तरह की बहुत सारी जो है वो निस्बतें हासिल हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही में दुली ज़ुबान से हम तक ये बशारत पहुँची। रसूल रहमत ने फरमाया कि इस 10 दिन के जो दिन हैं इनकी की जाने वाली इबादत अल्लाह के यहाँ इतनी अजीमुल मर्तबत है कि पूरे साल में की जाने वाली किसी भी ज़माने में कोई इबादत इतनी अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं है जितनी इन 10 दिनों के अंदर है। और मुफस्सिरीन ने एक बात कही, मैं तेज़ी से अपने सामीन के सुपुर्द करता चलूँ, वो ये कहते हैं कि पूरे साल के अंदर दिनों में इन 10 दिनों से बेहतर कोई दिन अल्लाह की निगाह में नहीं है, कदर व मंजिलत वाले नहीं है, अजर के हवाले से इनसे बेहतरीन दिन कोई नहीं है। और इनकी मिसदाक ये इसी तरह ही है जैसे रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 रातों की अल्लाह के यहाँ कदर व मंजिलत है, इस तरह दिन के एतबार से इन 10 दिनों की अल्लाह की निगाह में इस तरह की कदर मंजिलत है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह के कुरान और अहदीस में इन 10 दिनों की फजीलत बयान की गई, बतौर मुसलमान हमें ये अयाम कैसे गुजारने चाहिए, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। आप इस बात का तसव्वुर कीजिए कि ये बुनियादी तौर पर एहतिसाब के दिन है, अपना मुहासबा करने के दिन है। जब परवरदिगार आलम की रहमत इतने दर्जे कमाल पर मौजूद हैं तो मैं समझता हूँ ये इंतहा दर्जे की महरूमी होगी कि अगर कोई शख्स आम दिनों में, जब वैसे तो परवरदिगार की तरफ से हर वक्त जो है वो फरमान रहमत जारी होता रहता है, लोगों के लिए मगफिरत का पैगाम जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जारी होता है, हर साथ में अल्लाह की तरफ से कुछ मुनफरिद रहमतें और बरकतें जो है वो नाजिल होती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी महरूमी है उस शख्स के लिए कि जो इन अय्याम की निस्बत से इन सारी बशारतों से वाकिफ़ हो जाए, आगाह हो जाए और उसके बाद फिर वो गफलत का शिकार रहे, मसलत का शिकार रहे, अपने दुनियावी तकाज़ों की नज़र हो जाए, अपनी दुनिया के जो उसके मामलात हैं अपने आप को उनके इस अंदाज में सुपुर्द करके उनमें गोया गर्क हो जाए कि ये जो एक अल्लाह की तरफ से रहमतों का पैकेज है उससे महरूमी जो है वो यकीनन एक बहुत बड़ी महरूमी है। इस्तग़फ़ार के साथ इन अय्याम को गुजारा जाना चाहिए, सुलह रहमी के साथ गुजारा जाइए। एक तसव्वुर कायम कीजिए कि हर वो अमल जो अल्लाह के साथ कुर्ब का जरिया बन सकता है उसे एहतमाम के साथ जिंदगी में शामिल करें। अल्लाह की निगाह में किसी शख्स का अपने वालिदैन के साथ किया जाने वाला हुस्न सलूक कितनी कदर व मंजिलत रखता है, मैं ये समझता हूँ अगर कोई इससे आगाह है तो उसे इन महीनों में सारा साल अपने वालिदैन की खिदमत और उनसे उसने सलूक रखना चाहिए। लेकिन इन अय्याम में बिल एहतमाम ज़्यादा एहतियात के साथ बिल्कुल आपने सही कहा, इन अय्याम में हमें ख़ास तौर पर एहतमाम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, खुतबा हज्जतुल विदा को इंसानी हुकूक का पहला आलमी मंशूर क्यों कहा जाता है, और आज के दिन के हवाले से ज़रा बताइएगा, और खुतबा हज्जतुल विदा के हवाले से आप बताइएगा कि क्या पैगाम है नौजवानों के लिए। देखें, खुतबा हज्जतुल विदा जो है वो क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बराह रास्त असहाब के सबसे बड़े इज्तिमा के साथ आखिरी खिताब था, आखिरी मुकालमा था, इसलिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में जो अल्लाह का आखिरी हिदायतनामा इंसानों तक पहुँचना था, एक ऐसा अजीम शान और कामिल हिदायतनामा जिसने आखिरी आने वाले इंसान तक के लिए हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया बनना था, उस कलाम का इख्तितामिया गोया उसकी तकमील होते हुए हमें नज़र आती है। उस वक्त की जाने वाली गुफ्तगू जिसे खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं वो भी अपने दर्जे कमाल पर हमें कामिल होती हुई नज़र आती है। और आप तसव्वुर कीजिए कि उसके अंदर उर्फ़ आम में जिसे आप और मैं इबादत समझते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उसका सरसरी तस्करा भी है, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पे किया गया है, वो मुकालमा एक आलमगीर मुकालमा है जिसमें सारे इंसानों को मुखातिब किया गया है और सारे इंसानों के जो हुकूक हैं उनका एहसास करना, उनके साथ गमखारी करना, उनके दरमियान मसावात का जो तसव्वुर पाया जाता है, उनके लिए जो अल्लाह के जो वसाइल हैं इनके अंदर जो बराबर एक
हक का एक तस्वुर कायम है, उस पर जिस अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू फरमाई है और तवज्जो दिलाई है, ख़वातीन के हुकूक पर जिस तरह कमज़ोरों और जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ उसने सलूक के हवाले से जो गुफ्तगू उसके अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की सूरत में आपके लिए, मेरे लिए, हमारे बाद आने वालों के लिए छोड़ी है, मैं समझता हूँ वो एक ऐसा मीनारा नूर है। क्या खूबसूरत बात डॉक्टर अब्दुल्ला ने अपनी किताब में लिखी। वो कहते हैं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी का कोई शख्स मुताला ना भी कर सके और सिर्फ खुतबा हुज्जतुल विदा को अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बना ले तो उसकी हिदायत और बख्शिश दोनों के लिए काफ़ी है। इस दुनिया को भी जन्नत बनाने के लिए काफ़ी है और बाद की जो दुनिया है, हकीकी दुनिया की जन्नत की ज़मानत के लिए भी काफ़ी है। और ये बात सिर्फ हम कलमा गो होने की हैसियत से नहीं कहते। आप ये तसव्वुर कीजिए, दुनिया के सारे मुहज़्ज़ब ज़हनों ने इंसानों की इज्तिमाई दानिश के नतीजे के तौर पर जब यूनाइटेड नेशन के अंदर इंसानी हुकूक के हवाले से एक चार्टर मुरतब करने की कोशिश की तो आप देखें उसके 39 जो शिक्के हैं उनमें से 36 शिक्के वो हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त जिन पर गुफ्तगू की है और 3 शिक्के वो हैं जिन पर इनडायरेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की तवज्जो दिलाई है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये बज़ाहिर आज से 1500 साल पहले लकोदक सहरा के अंदर दुनिया से मुनक़ता एक जजीरे के अंदर लोगों के साथ किया जाने वाला मुकालमा अपने अंदर इतनी जामियत रखता है और इतना खैर अपने अंदर रखता है कि दुनिया जितनी भी जदीदियत की आखिरी दर्जे तक चला जाए उसकी हिदायत और रहनुमाई के लिए जो सबसे बुलंद तरीन नुमाया तरीन मीनारा नूर हो सकता है वो मेरे और आपके करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आखिरी खिताब और खुतबा है, जिसे मैं समझता हूँ रोज़ाना की बुनियाद पर हर कलमा गो को अपने मुताले का हिस्सा भी रखना चाहिए, अपने मुकालमे का हिस्सा भी रखना चाहिए और अपने रवैये का हिस्सा भी रखना चाहिए। हम इस सारी बात पर हुजूर के खुतबे की निस्बत से पूरी दुनिया में बड़े फ़ख्र और मान से ये बात कहते हैं। हमारे करीम रसूल ने दुनिया को ये विजडम अता की, ये दानिश अता की, लेकिन क्या ये अच्छा हो कि ये हमारे मुकालमे और फख्र से एक दर्जा आगे जाके इस सारे खैर की हमारे अमल में से भी खुशबू आना शुरू हो जाए। ये बता दीजिएगा कि ज़ुल्हज का चांद नजर आने के साथ ही बाल और नाखून जो है वो काटने का जो शरई हुक्म है इसकी क्या अहमियत है, जरा इस पे भी रोशनी डालिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमान से हम तक बराह रास्त ये रोशनी पहुंचती है। हुजूर ने ये फरमाया कि जब इसका चांद नज़र आए, इस चांद के नज़र आते ही जो है इससे पहले जो शख्स है वो अपने बाल भी काट ले और नाखून भी काट ले और फिर 10 दिन तक अल्लाह की रजा पाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को मुतासिर करने के लिए, लोगों के ऊपर अपना एक दीन का जो एक इमेज है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की नज़र में अपनी कदर व मंजिलत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी की आपकी सुन्नत पर अमल हो रहा है, इस निस्बत से इस अमल को इख्तियार करे कि बालों को भी 10 दिन के लिए ना काटे और नाखून भी ना काटे। चांद नज़र आने से लेकर जो आपका कुर्बानी का जानवर है उस पर छुरी फिरने तक, जब तक उसके हल्क से लहू बरामद नहीं हो जाता, तकबीर के साथ शरई तौर पर नहीं हो जाता, उस वक्त तक रखना। और ये जो आदमी जिसने कुर्बानी की उसके लिए तो है ही है। यहाँ मैं एक और बड़ी अहम बात बताता चलूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए, उन्होंने कहा मेरे पास एक ही बकरी है, उसी से गोश्त दूध लेता हूँ, उसी से मेरे मामला चलते हैं, मैं कुर्बानी करना चाहता हूँ, कर दूँ? हुजूर ने फरमाया नहीं, तुम उसे ना करो, बल्कि अगर तुम कुर्बानी की ख्वाहिश रखते हो तो तुम ये करो, इन 10 दिनों में जैसे कुर्बानी की नियत करने वाले लोग बाल नहीं काटते, नाखून नहीं काटते, तुम भी 10 दिन तक बाल और नाखून ना काटो। जिस दिन वो लोग कुर्बानी करेंगे तो अल्लाह ताला तुम्हें भी कुर्बानी करने वालों जैसा अजर जो है वो बस अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। नाज़रीन, अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।